हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम मंत्रा। एग्जाम मंत्रा में बेटा मैं जो आपको फिजिक्स की क्लासेस कंडक्ट करवा रहा था, उसमें मैंने आपको रेगुलर क्लासेस यूनिट और डायमेंशन की कंडक्ट कराने के लिए बोला है, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियोज में आपके यूनिट एंड डायमेंशन को डिस्कस किया था। इसमें आपका ये लास्ट वीडियो है, फोर्थ पार्ट। इसमें आपका जो बचा हुआ डायमेंशंस हैं और कुछ यूनिट हैं वो आपके आ जाएंगे, और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताते चलेंगे। तो एनडीए फोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें आपका एक या दो क्वेश्चंस आता है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ से बचा था, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे कैपेसिटेंस पर, और कैपेसिटेंस का नोटेशन क्या होता है, सी। और हमको पता है कि सर सी जो होता था इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संधारित्र। और C इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन V। Q का यूनिट हमको पता है क्या होता है, वोल्ट। सॉरी, Q का यूनिट हमको पता है कि सर इसका यूनिट होता है ओम, और V का होता है वोल्ट। तो कह सकते हो सर कैपेसिटर जो C होता है इसको धारिता कहते हैं। इसको अगर आपको कंफ्यूजन है तो हिंदी में लिख देना कि धारिता है आपका संधारित्र का। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, ओम अपॉन वोल्ट। V इसका यूनिट होता है, और इसका एक विशेष यूनिट होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फैराड। और ये कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए देख लो जरा, C इक्वल टू क्या लिखा है, Q अपॉन V, और हमको पता है कि सर V इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन Q। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में W। अब Q क्या है मेरा, चार्ज। चार्ज मीन्स आवेश, और इस आवेश का यूनिट हमको पता है क्या होता है, ओम। तो यहाँ से यदि इसका ये निकालेंगे Q इक्वल टू, आप क्या कर दो यहाँ से I टू T, क्योंकि आपको निकालना है डायमेंशन, और ये W आपका हो जाएगा जूल। I होता है तुम्हारा एम्पियर, और T क्या होता है, सेकेंड। और जूल हमको पता है कि जूल सर वर्क की यूनिट है। इसको आप चाहो अगर तो न्यूटन में इनटू मीटर में लिख दो। अब देखो, एम्पियर की डायमेंशन जब कभी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए। सेकेंड मीन्स क्या होता है, टी। न्यूटन मीन्स हमको पता है कि एम एल, टी की पावर क्या होता था, -2, और इनटू मीटर है तो मीटर मीन्स क्या होता है, एल, क्योंकि हम लोग इसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं। अब ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, एम इनवर्स एल की पावर -2, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, 3। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एम्पियर इनटू सेकेंड का बेटा होल स्क्वायर था, मैंने लिखा नहीं था। तो ये आपका ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो टी की पावर जो आपकी हो जाएगी, ये 2 ये 3 और 2 ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 4, और ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2। देख लीजिएगा, मैंने प्रोसेस बता दिया है आपको किस तरीके से निकालना है, बाकी करना आपको ही है। कैलकुलेशन में अपना ध्यान दीजिएगा। तो कैपेसिटेंस के बाद देखो, अब हम चलते हैं, एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। यदि आपको याद हो कि सर 12th में हम लोग पढ़ते थे कि सर एक यूनिट होती थी, एक टॉपिक होता था परमिटिविटी, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता था, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको हिंदी में कहा जाता था निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी होती है, इसको हम लोग डिनोट करते थे एप्सिलॉन से। अब देखो, यदि आपको ओम्स लॉ याद हो तो जैसे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, सेम एज इट इज हमारा कूलॉम्स लॉ होता है। कूलॉम ने क्या बताया था कि यदि Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, विद्युत बल कार्य करेगा, वो क्या होगा, दोनों चार्जों के गुणनफल के सीधे समानुपाती। ठीक, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इनटू में होता था Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो,
ये तो कूलॉम्स लॉ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हमको चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब तुम कहोगे सर इसमें फिर के क्या आया है, तो मैं बता रहा हूँ एक एक करके। के जो यहाँ पे होता है इसे कहा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू देखो जो 1 होती है ये किसके लिए होती है, फॉर वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स निर्वात। के की वैल्यू जो आपकी इनफाइनाइट होती है वो किसके लिए होती है, फॉर मेटल के लिए। इसके बाद के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या होती है, किसके लिए, ये आपकी होती है अदर्स के लिए। जो भी आपके ऊपर लिखे हैं इसके जो अदर होंगे, अदर्स मतलब वैक्यूम और मेटल के अलावा जो भी हमारे मटेरियल्स या नॉन मटेरियल्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अदर बोलेंगे। मेटल ना हो, कंडक्टर ना हो, इंसुलेटर होगा तो भी इसी में लाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू तो 1 हो ही गई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, आप ध्यान रखना इस चीज को। आप ये बोलोगे सर इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखो यूनिट हम यहीं से निकालेंगे। के की कोई यूनिट होती नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की जब आप यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो ये देखिए कहाँ जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपकी जब इधर आ जाएगी तो यह कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये Q1 × Q2, तो ये जब यूनिट यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की निकालना चाहें तो जरा देखना, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन में इनटू क्या हो जाएगा, सॉरी ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर। देख लेना, ये यहाँ जाएगा तो यह यहाँ आएगा, तो जब यह यहाँ आएगा तो कूलॉम × कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल मीटर स्क्वायर और न्यूटन हो जाएगा। तो यदि इसकी वैल्यू बोलेगा कि इसकी वैल्यू निकालो तो इसकी जब 1/, की तो उल्टी होगी, तो वो क्या होगी, न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। फिर देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की निकालेंगे तब तो क्या हो जाएगा, न्यूटन × मीटर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए होगी, एप्सिलॉन नॉट की। इसकी वैल्यू याद रखना फिक्स होती है बेटा 8.85 10⁻⁻12, और यूनिट तो भी आप निकाल ही चुके यहाँ से, क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको यदि हम लोग वैल्यू को, तो ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, इसकी डायमेंशन। तो कूलॉम हमको पता है Q क्या होता है, IT, तो Q जब IT होता है तो यहाँ लिख देंगे I × T, और नीचे हमारा न्यूटन मीन्स हमको पता है MA, तो यहाँ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ फार्मूला लिख लो, MA × में लिख दो मीटर स्क्वायर। हमें डायमेंशन लिखनी है तो एम्पियर की ये होती है, T की T रहेगी, M की M रहेगी क्योंकि मास है हमारा, और A की हमारी क्या हो जाएगी, L⁻², और ये क्या हो जाएगा, L²। जब हम इसकी पूरे की डायमेंशन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M−1। इसके बाद देखो L⁻³ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3, T ऊपर चला जाएगा तो T⁻² प्लस का हो जाएगा। A हमारा पहले से ऊपर है तो A ऐसा ही रहेगा। इस तरीके से इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे। इसको अपना देख लेना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैंने वैसे कैलकुलेशन का सही से कर दिया है। ठीक, ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी। अब देखो इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, एक बहुत फेमस में आता है टर्म, ये परमिटिविटी है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और एक होता है क्या, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे हम लोग μ0 से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी। तो वहां पर उसको हम देखते हैं कि सर μ0 को कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, हम लोग अब देखें क्या, परमिएबिलिटी। एक टर्म्स आपके में आता है कि परमिएबिलिटी की यूनिट बताओ एंड डायमेंशन बताओ। परमिएबिलिटी को हम लोग वैसे लिखते तो μ0 से हैं, और ये वैक्यूम के लिए होता है, निर्वात के लिए। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, ये बहुत लोग जो हिंदी के बच्चे हैं, इसे कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, ठीक है। तो इस समय जरा ध्यान नहीं देना है हिंदी को, क्योंकि हमें इंग्लिश में ही यूज आएगा परमिएबिलिटी क्या होता है।
तो देखो, आप लोगों ने यदि बायो सेवर्ट्स का लॉ पढ़ा हो तो बायो सेवर्ट्स ने क्या बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक वायर, कोई आपका टेढ़ा मेढ़ा वायर है, इस वायर के कारण ठीक उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी डिस्टेंस पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़े, मैग्नेटिक फील्ड में समझ गए होंगे कैपिटल बी, तो इस बी की वैल्यू जो हमको निकालनी पड़ती थी तो हम लोग बायो सेवर्ट का लॉ लगाते थे। बायो सेवर्ट ने देखो क्या कहा था, बायो सेवर्ट कहते थे इस वायर की एक कोई रियल डिस्टेंस है जिसमें हमारी करंट क्या फ्लो कर रही है आई, और इस आई डिस्टेंस से थीटा एंगल पर बी पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस आर है पर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये लोग क्या कहते थे कि जो इस बी की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इस वायर में बहने वाली करंट के और वायर की डिस्टेंस में जिस डिस्टेंस के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक, और इनटू में क्या होता था साइन थीटा, इस एंगल के साइन के, और अपॉन में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो यहाँ मैं ये भी बताता चलूंगा आपको कि यही हमारा क्या होता था बायो सेवर्ट्स लॉ। तो हम आपको बताना ये चाहेंगे, इस लॉ को आप याद रखिएगा जिससे आपका वहाँ यूज भी आए कि बायो सेवर्ट्स लॉ क्या होता है। तो यहाँ से देखो जरा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में आई, बाकी जो जैसा लिखा है वैसा लिख देना है, साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है 10⁻⁻⁷। बी की यूनिट अभी आपको मैं बताऊंगा, बी की यूनिट बेटा होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है क्या टेस्ला। इनटू में अगर आप इसकी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, अपॉन में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर, डीएल की करेंगे तो मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि एग्जाम में आता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, बोल देंगे सर 10⁻⁷ टेस्ला अपॉन एम्पियर इनटू ये वाला आपका ये मीटर बना रहेगा, सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर कटेगा, ये मीटर बना रहेगा, तो टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। अब देखो आपको एग्जाम में वैल्यू मिलेंगी कैसे, म्यू नॉट की वैल्यू पूछेगा तो कहेंगे सर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इनटू 10⁻⁷ टेस्ला इनटू मीटर अपॉन में क्या होता है एम्पियर। इस तरीके से ये हमें वैल्यू एग्जाम में पूछी जाएगी। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू कुछ और होती है, म्यू नॉट की वैल्यू तो इतनी ही होती है बेटा 4 पाई इनटू 10⁻⁷ टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। एक मिनट के लिए जरा देख लो, क्योंकि आपका यहाँ टेस्ला आया है तो टेस्ला आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो मैं पहले बता दूं टेस्ला क्या चीज है। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन होता है कैपिटल बी। यदि आपको फार्मूला याद आया हो कि सर एफ इक्वल टू क्या होता था, कोई फार्मूला याद आ जाए आई बी एल साइन थीटा या एफ इक्वल टू बी वी एल, दोनों फार्मूले सही हैं। यहाँ से हमकी साइन थीटा का यूनिट डायमेंशन में कोई काम होता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बी इक्वल टू निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एफ, और एफ किसकी यूनिट है, एफ यूनिट क्या है न्यूटन, और आई हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर, और एल क्या हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर को ये लोग क्या कहते हैं, इस चीज को ध्यान देना, इसी को क्या कहा जाता है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है टेस्ला। यदि इसकी हम लोग सीजीएस यूनिट कहें तो सीजीएस यूनिट बेटा इसकी होती है गॉस, ध्यान रखना ये सीजीएस का एसआई मात्रक है इसका बी का, तो दोनों यूनिट हमको ध्यान देनी है, एक होता है टेस्ला बी का और एक होता है गॉस। अब यदि इसके हम डायमेंशन निकालें तो देख लो जरा भाई, डायमेंशन न्यूटन मींस क्या होता था एम एल टी की पावर -2, नीचे एम्पियर का ए रहेगा, मीटर का क्या रहेगा एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसकी जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम ए की पावर -1 और टी की पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारी डायमेंशन किसकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसी के साथ साथ एक चीज और देख लो, मैग्नेटिक फील्ड के बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। ठीक, तो जरा देखो बहुत इजी है, आपको याद आ गया होगा कि सर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, F इक्वल टू क्या होता था, बी ए कॉस थीटा। अभी मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, आप लोग चैप्टर वहाँ पे पढ़ेंगे तभी पूरा डिस्कस होगा फॉर्मूला कैसे आया। ठीक, अब B का हमको पता है कि सर B का यूनिट तो आप बता चुके हो टेस्ला, ये हमारा एरिया होता है, तो एरिया की हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक, तो ये क्या जाएगा, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। अब देखो टेस्ला की यदि आपने क्या किया है, बोले सर इसकी जगह और भी कुछ ले सकते हैं, हाँ इसकी जगह और लिख सकते हो बेटा, ये कहा जाता है वेबर। ये आपका देखो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है वेबर। जैसे ये हमारे वो फेमस है टेस्ला और गॉस, वैसे ही हमारा ये हो गया वहाँ पे वेबर। और अगर इसका सीजीएस लिखना है तो इस सीजीएस भी इसका एक यूनिट होता है जिसे कहा जाता है मैक्सवेल, और इस मैक्सवेल को हम लोग कहते हैं कि सर ये फाई का सीजीएस यूनिट है। अगर इसकी हम लोग डायमेंशन निकालना चाहें तो देख लो, थोड़ा डायमेंशन में यही निकाल दे रहा हूँ, टेस्ला की मैं निकाल चुका हूँ, तो ऊपर हमारा क्या लिखा है, कैपिटल एम, ठीक, इनटू में हमारा क्या लिखा है, ए की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक, इनटू में हमें ए लिखना है तो ए मींस क्या होता है एल स्क्वायर, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, एम ए की पावर -1 एल की पावर 2 और टी की पावर -2, ये मेरी इसकी डायमेंशन हो जाएगी, विमा हो जाएगी। ठीक, अब देखो जरा यहाँ से, अब इसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आपका ये जो एसआई हो गया, एमकेस हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 1 वेबर में कितना मैक्सवेल होता है, तो 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। इसी तरीके से यहाँ भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ पे कि 1 टेस्ला में कितना गॉस होता है, तो 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, या लोग सीधे सीधे इसको लिख देते हैं 1t = 10⁴ g, 1t = लिखा जाता है 10⁴ g। तो जैसे भी आप याद कर पाओ इसको याद कर लो, एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, एक वेबर में 10⁴ मैक्सवेल होता है। वेबर मैक्सवेल दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट हैं, टेस्ला और गॉस दोनों मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं। अब देखो यहाँ पे मैं चल रहा था, तो इसकी यदि हमको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी तो हम आराम से डायमेंशन निकाल लेंगे, क्योंकि टी की हम लोग निकाल चुके हैं। टी की मैंने डायमेंशन भी आपको देखो टेस्ला की यहाँ निकाल दी है, ये हमारी लिखी है एम, ए की पावर देखो कितना लिखा -1, टी की पावर -2, मीटर मींस एल होता है, एम्पियर मींस ए होता है। तो ए जब ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम, ए की पावर -1, टी की पावर -2, और ये ए की देखो ए की पावर डायरेक्ट 2 कर दो -2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एल। इस तरीके से हमारी ये यूनिट हो जाएगी, एम ए की पावर -2 टी की पावर -2 और एल हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से। ठीक, अब देखो इसके बाद हमारा आगे की ओर चलते हैं, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उनको आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग इसको नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारा यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट हमको पूछा जाता है मैग्नेटिक, मैंने आपको फील्ड बता दिया, मैग्नेटिक मैंने आपको फ्लक्स बता दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जिसको कहा जाता है इंडक्टेंस। ठीक, इस इंडक्टेंस की यूनिट बहुत पूछी जाती है, जिसको हम लोग कैपिटल एल कहते हैं। याद होगा आपको जब कहते थे कॉइल लपेटी जाती है, तो इस कॉइल का क्या होता था, इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस मींस क्या होता है, प्रेरकत्व, और ये दो टाइप का होता था, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद आ गया होगा आपको, एल भी कहा जाता था, और जो म्यूचुअल होता था उसको क्या कहते थे, एम। तो यहाँ पे जब इंडक्टेंस की यूनिट पूछी जाए तो इस इंडक्टेंस मींस क्या होता था, φ/I, और I आपको पता है कि फाई को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर, और I को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर। तो ये क्या हो गया, वेबर/एम्पियर।
अब देखो इस वेबर अपॉन एम्पियर को बोला क्या जाता है इंग्लिश में, इसका एक स्पेशल यूनिट दिया गया है जिसको क्या बोला जाता है, हेनरी। और ये हेनरी कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा है ना, हेनरी इज द यूनिट ऑफ, तो बोलेंगे सर हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस क्या होता था, किसी भी कॉइल का इंडक्टिव उसका एक क्वालिटी होती है जिससे वो करंट को आगे की ओर फ्लो कराने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग पढ़ोगे इंडक्टिव रेजिस्टेंस, अभी पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। तो अब देखो इसकी जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो वेबर अभी तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, ये नहीं याद आया है तो तुरंत फिर याद करेंगे कि सर वेबर के लिए हमको तो लिखना पड़ेगा क्या, 5 × A। यही नहीं याद है तो लिख दो, वेबर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 5 × A, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एम्पियर। आप बोलोगे सर 5 = B × A होता था, 5 = B cos थीटा होता था, तो B × A हो जाएगा। अब B की यूनिट कहाँ लाओगे, नहीं याद है तो तुरंत से लिख लो रफ में कि सर F = क्या होता था, आइडियल। तो यहाँ से B के आराम से निकाल लेंगे तो B = क्या हो जाएगा, F/I × L। इसका मतलब हम समझ गए कि सर B = जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन, अपॉन में क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इनटू में क्या हो जाएगा, मीटर, और एरिया है तो ये आपका मीटर स्क्वायर लिखा रहने दो। अपॉन में जैसा आपका एम्पियर चल रहा है उसको चलने दो, यूनिट देखो निकालना सीखो, वरना यूनिट नहीं निकाल पाओगे। इस मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूटन का तो हमें कहानी पता है कि सर ये वाला तो आपका अपॉन में है और ये अपॉन में नहीं है, तो ये बचेगा क्या, न्यूटन में इंटू मीटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब इसकी आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो कि सर mL/T⁻² हो गया फोर्स, इंटू मीटर है तो L हो जाएगा, एम्पियर है तो फिर ये A हो जाएगा। और इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mL/2 T⁻² और A⁻1। इस तरीके से इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग इंडक्टेंस। अब देखो इंडक्टेंस के अलावा आपको एक यूनिट बहुत पूछी जाती है, यदि आपको हेनरी के अलावा बात की जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स। अब देखो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है बेटा कि ये होता है फंडामेंटल यूनिट जिसको हम लोग कैंडा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये बल्ब है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है जो आपको लाइट को रेडिएट कर रहा है, मींस इमिट कर रहा है। तो ये जो लाइट को इमिट कर रहा है तो इसका मतलब सर ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो ये यदि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हमारी आंख पर ये क्या करेगा, एंगल बनाएगा। तो इस एंगल बनाएगा तो ये एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, डी ओम, क्योंकि 3D है तो 3D में कौन सा कोण होता था, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम लोग क्या कहते थे, स्टेरेडियन। तो यहाँ पे जो हमारा ये लाइट का एमिशन है, इस एंगल पर जितना भी आ रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे सर हम लोग तो कैंडला पढ़े हैं, कैंडला हमारा क्या होता था, कैंडला होता था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फार्मूला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन में होता था सॉलिड एंगल। फिर देख लो ये जब ल्यूमिनस फ्लक्स निकाला जाता है, जो भी मैंने लिखा है, ये एक यदि स्टेरेडियन में होता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वैसे भी किसी यूनिट एंगल पर या यूनिट एरिया पर निकाली जाती है, तो यहाँ किस पर निकाली जाएगी, यूनिट एंगल पर निकाली जाएगी। तो ये यदि मैं इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट को यदि कैंडा पढ़ूं और ल्यूमिनस फ्लक्स आपको लिखा जाता है LM, लिखा रहने दो केवल LM, और सॉलिड एंगल को हमको पता है कि सर कहा जाता था क्या, स्टेरेडियन, इसको STR कहा जाता था, स्टेरेडियन। तो जो हमारा ये ल्यूमिनस फ्लक्स होगा ये क्या आ जाएगा, कैंडला इंटू स्टेरेडियन। एक चीज समझ में आ गई कि सर तो इसका मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स होता है नंबर ऑफ टोटल रेडिएशन
ऑन द होल एंगल इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगी, एक रे जो इमिट हो रही है और यूनिट सॉलिड एंगल पे आ रही है, केवल एक रे वहां से प्रकाश की जो आ रही है उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सारी रे जो यहाँ पे आ रही है उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। तो इसकी यूनिट स्पेशल होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ये आपकी कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है, किसकी, ल्यूमिनस फ्लक्स की। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, ल्यूमेन। ये जब इसकी हम लोग डायमेंशन निकालना चाहें तो हमें नहीं लग रहा आपको डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप यहाँ पे ल्यूमेन निकालना चाह रहे हैं तो हम जानते हैं सर कैंडला की क्या होती है, कैंडला ही होती है, स्टेरेडियन की कोई होती नहीं है। तो इसकी जो यूनिट रहेगी केवल क्या, इसकी यूनिट रहेगी CD। इसकी यूनिट बड़ा केवल CD रहती है कैंडला, क्योंकि स्टेरेडियन हमारे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट की कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोनों की यूनिट एक ही होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन से आगे पूछा जाता है इल्यूमिनेटेड डेंसिटी क्या होता है। देखो भाई, इल्यूमिनेटेड डेंसिटी और इल्यूमिनेटेड डेंसिटी का जो नोटेशन यहाँ पे लिखा जाता है अलग अलग होता है। वो लोग इसको रो से भी लिखते हैं, रो IL करके लिखा जाता है इसको। तो देखो जरा रो IL होता क्या है, ये होता है कि टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, जो भी सॉलिड बॉडी से टोटल रे आ रही है, ल्यूमिनस फ्लक्स और अपॉन में होता है एरिया। तो हम समझ गए, फिर तो सर इसका यूनिट तो मैं समझ गया कि इसका तो होता था हमारा क्या, ल्यूमेन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और इसे ही क्या कहा जाता है, लक्स। तो ये हमारा हो गया SI यूनिट, SI यूनिट हो गया इल्यूमिनेटेड डेंसिटी का। आपको डायमेंशन निकालनी है तो हमें पता है सर ल्यूमेन की क्या होती थी, केवल CD, और इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे तो लिख देंगे CD और इनटू में L की पावर -2, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी। अब देखो इसके बाद थोड़ा लाइट की ओर चलते हैं। लाइट में आपसे कुछ फेमस कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन या यूनिट पूछी जाती है, जिसे होता है वीन्स कांस्टेंट। बहुत फेमस है आपका कि वीन्स कांस्टेंट V की यूनिट एंड डायमेंशन बताओ। एग्जाम में आपको ऑप्शन कई सारे दिए रहेंगे और वहां पे पूछेगा वीन कांस्टेंट की यूनिट एंड डायमेंशन बताओ। तो वीन कांस्टेंट को जब हम देखेंगे तो जैसे आपकी ये वही कोई लाइट का सोर्स है, ठीक, या आपका कोई सोर्स है लाइट का, इसमें से जो आपका रेडिएशन हो रहा है, ठीक, उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है और उसका उस समय जो टेम्परेचर है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। फिर देख लो, किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली मैक्सिमम वेवलेंथ और उसी समय उस सोर्स का जो टेम्परेचर होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है, जिस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, वीन कांस्टेंट। इस V की वैल्यू भी फिक्स होती है 2.83 इंटू 10⁻³ यूनिट समझ गए होंगे। लैम्डा मींस वेवलेंथ है और वेवलेंथ एक डिस्टेंस होती है मीटर, और इंटू T हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से मीटर इंटू में हम लोग क्या लिख देंगे, केल्विन। डायमेंशन की यदि बात करेगा तो मीटर का मतलब सर होता है L, और केल्विन में इसके लिखा रहने देंगे तो इसकी डायमेंशन क्या जाएगी, L इंटू K या L इंटू थीटा। इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। अब देखो नेक्स्ट में इसके कुछ भी और बचे हैं। नेक्स्ट में आप देखते हैं इसमें हमारा, अब मेरा वीन कांस्टेंट अब हो गया है। वीन कांस्टेंट के बाद एक क्वेश्चन कभी कभी और आता है, यहां से प्लांक कांस्टेंट पूछा जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो भाई, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा क्या होता है, इसको तो हम लोग सिग्मा लिखते हैं। बहुत इजी चीज है, कोई हमारा लाइट सोर्स है, ठीक, ये हमारा लाइट को इमिट कर रहा है, तो इससे निकलने वाली जो टोटल एनर्जी होती है
वो इस बॉडी के या इस सोर्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके टेम्परेचर के फोर्स पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जितने टाइम तक आपकी लाइट इमिट हो रही है उस टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे सिग्मा बोला जाता है। इसी सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हो जाएगा ए कैपिटल टी की पावर 4 इंटू स्मॉल टी। अब यदि यहाँ से मैं निकालूं सिग्मा को तो ये सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन ए कैपिटल टी की पावर 4 इंटू स्मॉल टी। और ई हमको पता है कि सर ये हमारी क्या है एनर्जी, तो क्या बोलेंगे जूल। और नीचे क्या है ये हमारा एरिया है, तो एरिया का मतलब क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। टी टेम्परेचर है, टी की पावर 4 बना रहने देना। ये टी समय है, सेकंड में लिख देना इसको। अब इसको यदि आपसे बोला जाए देखो इसमें कुछ सॉल्व होगा, ये करना चाहो तो कर लो, क्योंकि जूल को कर सकते हैं केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, अपॉन में क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 बना रहने देना इंटू सेकंड लिख देना। पहली चौथी दूसरी तीसरी का हमारा मल्टीप्लाई होगा, हम अच्छे से जानते हैं मेरा। तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा केजी इंटू में मेरा हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में आपका बना रहेगा मीटर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 इंटू सेकेंड। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देना, तो बचेगा यूनिट में केवल आपका केजी और अपॉन में हो जाएगा टी की पावर 4 इंटू सेकेंड। और इसका एक वैल्यू बेटा फिक्स होती है सिग्मा की, ये भी याद रखना। सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, बाकी यूनिट तो आपकी लिखी है केजी अपॉन टी की पावर 4 इंटू सेकेंड। टी मीन्स लिख दो, आप लिखना चाहो तो केल्विन की पावर 4, क्योंकि इसकी यूनिट होती है पीटी। टी मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेते हैं यहाँ पे। अब देखो डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन तो इसका बहुत ही इजी हो गया। केजी का मतलब आप समझ गए मास है m, टी मीन्स ये हमारा केल्विन है, तो इसको आप चाहो तो के लिख दो के की पावर 4, ये आपका टी हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा m के की पावर -4 और टी की पावर -1। अब देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अलावा एक क्वेश्चन और भी आपका इसमें आता है, प्लांक कांस्टेंट, किरचॉफ लॉ। तो देखो किरचॉफ यदि कांस्टेंट आपसे पूछा जाए, पहले मैं यही बता दे रहा हूं क्योंकि आपका यही है ये, यदि आपसे किरचॉफ लॉ पूछा जाता है तो किरचॉफ लॉ में जो हमारा किरचॉफ कांस्टेंट होता है बी होता है लैम्डा टी, इसकी वैल्यू क्या होती है। ये बी कामा लैम्डा टी का मतलब भी बता रहे हैं। बी कामा लैम्डा टी का मतलब ये होता है इमिसिविटी अपॉन एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बिविटी मींस उत्सर्जकता अपॉन अवशोषकता। कोई आपका लाइट सोर्स जितना एनर्जी इमिट कर रहा है और कितना वो दूसरा उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है किरचॉफ कांस्टेंट। फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसे लिखा जाता है ई लैम्डा कामा टी, इसे लिखा जाता है एप्सिलॉन लैम्डा कामा टी। इसकी मैं बता दे रहा हूँ लैम्डा टी का मतलब क्या है। एक ही वेवलेंथ और उसी टेम्परेचर के लिए इमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी का रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिस कांस्टेंट को बोला जाता है किरचॉफ लॉ। और यदि ये ब्लैक बॉडी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक, तो यहाँ में बाकी को लिखना नहीं क्योंकि डायमेंशंस का कुछ होता नहीं। इसके अलावा हमारा एक और बचा लास्ट में सबसे प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, अब देखो प्लांक कांस्टेंट क्या है। प्लांक कांस्टेंट को यहाँ पे लिखा जाता है हमारा H। E इज इक्वल टू, यदि आपको फोटॉन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो E इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते थे h न्यू, और ये हमारी क्या है आवृत्ति, ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी है। और h इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा E अपॉन न्यू, ये हमारी क्या हो जाएगी E टोटल
जूल और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमको पता है कि सर क्या होती है, हर्ट्ज, और हर्ट्ज को क्या लिखते हैं 1/सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं जूल इनटू सेकेंड। और इस h की वैल्यू भी फिक्स होती है 6.62 इंटू 10⁻, ये आपको याद हो, माइनस का 32 होता था, आज का 34 होता, सॉरी 6.62 इंटू 10⁻34, ये होता था जूल इंटू सेकेंड। डायमेंशन की बात करोगे तो कहोगे सर यही निकाल दे रहे हैं डायमेंशन। जूल का मतलब क्या होता था, ml²T⁻², और इंटू में एक समय है तो टी कर दो, तो ये आपका हो जाएगा ml²T⁻⁻1। इस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशंस का आपका ये लास्ट वीडियो था, और चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।